हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित ओझा और आपके अपने यूट्यूब चैनल एम हाई ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जून 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप कंटिन्यूसली इस चैनल को विज़िट करते रहिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियोस मिलते रहें, जिसमें आपको मैथ्स और जीएस और करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा तब तक जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर प्रतियोगिता दर्पण के जून 2021 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा किस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो पहला ऑप्शन है ए पाइथन 4, बी पाइथन 5, सी पाइथन 2 और डी पाइथन 3। तो दोस्तों, ये जो उत्तर है इसका पाइथन 5, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा पाइथन 5 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और ये जो मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये हवा से हवा में वार करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। ए 7 चरण, बी 5 चरण, सी 8 चरण और डी 4 चरण। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी 8 चरण। इस सवाल में आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ 3 और राज्य में और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें है तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी, जिसको अब पुदुचेरी कहा जाता है, पुदुचेरी। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि एक पश्चिम बंगाल हो गया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में हुआ है इलेक्शन। उसके साथ तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 1 चरण में हुआ है विधानसभा का चुनाव और असम में 3 चरण में हुआ है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का याद रखना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारत में जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी को हराकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। लेकिन बहुत मेहनत के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आ पाई। तृणमूल कांग्रेस ने फिर से वापसी की और 213 सीटों के साथ टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में फिर से सरकार बनाई और ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी है। क्लियर है। और बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुल 77 सीटें आई हैं इस बार 2021 के इलेक्शन में। एक और चीज़ याद रखना है कि असम में बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको साथ में याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया गया है। तो ए है 25, बी 26, सी 27, डी 28। तो इसमें उत्तर है 28। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि बीसीसीआई हर वर्ष पुरुष क्रिकेटरों को और महिला क्रिकेटरों को अनुबंधित करती है, जिसमें कई तरह की श्रेणियां बनी होती हैं, जैसे A+ श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, मतलब A+ ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इस बार A+ ग्रेड में 3 क्रिकेटर को अनुबंधित किया है बीसीसीआई ने, जिसमें एक है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा
और तीसरा है जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और तीसरा है बुमराह। तो ये याद रखिएगा कि A+ श्रेणी में 3 क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है बीसीसीआई ने और कुल 28 क्रिकेटरों को बीसीसीआई ने अनुबंधित किया है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को किस तिथि तक वापसी की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 9 सितंबर 2021, ऑप्शन बी है 10 सितंबर 2021, सी है 11 सितंबर 2021 और डी है 12 सितंबर 2021। तो इसका सही उत्तर है 11 सितंबर 2021। तो इसमें एक दो चीज़ें और याद रखनी है आपको कि जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं। साथ ही जो बाइडेन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये सवाल पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा खासकर कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो बाइडेन और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और 11 सितंबर 2021 तक संपूर्ण अमेरिकी सैनिकों को वापस कर लेना है अमेरिका को। अगला सवाल है कि किस मध्य अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति 20 अप्रैल 2021 को विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में मारे गए? ए है चाड, बी है कांगो, सी रवांडा, डी बुरुंडी। तो उसका उत्तर है चाड। अब इसमें कुछ चीज़ें और याद रखिए कि ये जो मध्य अफ्रीकी देश हैं, इस मध्य अफ्रीकी देशों में कुल 12 देश आते हैं और ये जो राष्ट्रपति थे जो इसमें मारे गए विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में, ये थे इदरिस डेबी इतनो। और इनके मारे जाने के बाद जो संक्रमणकालीन सैन्य परिषद है वहाँ का, चाड का, उसके जो प्रमुख हैं वो अब बनाया गया महामत डेबी इतनो को। और ये जो महामत डेबी इतनो हैं ये इदरिस डेबी इतनो के पुत्र हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रायसीना संवाद 2021 का आयोजन किस तिथि को किया गया है? 13 अप्रैल 2021, बी 15 अप्रैल 2021, सी 20 अप्रैल 2021 और डी में 22 अप्रैल 2021। तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 2021। तो दोस्तों इसमें साथ साथ ये भी जान लीजिए कि रायसीना संवाद है क्या। तो बेसिकली ये जो रायसीना संवाद है ये भू राजनैतिक तथा भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है। और ये जो है ये भारत में विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। और ये जो रायसीना संवाद था, ये रायसीना संवाद 6ठा संवाद था और इसके जो मुख्य अतिथि थे, इसके मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति थे पॉल कगामे तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे मेड फ्रेडरिक्सन। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिए कि रायसीना संवाद जो है ये भू राजनीतिक या भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है। ये विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये इसका 6ठा सम्मेलन था और इसके मुख्य जो अतिथि थे वो रवांडा के राष्ट्रपति थे पॉल कागामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे मेड फ्रेडरिक्सन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। किल द बिल अभियान किस देश में शुरू किया गया?
ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों ये जो किल द बिल अभियान है ये ब्रिटेन में शुरू किया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि ये किल द बिल अभियान शुरू किस लिए किया गया है। तो बेसिकली इंग्लैंड और वेल्स में अभी कुछ समय पहले विध्वंसक प्रदर्शन हो रहे थे। तो इंग्लैंड में इस तरह के विध्वंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए, उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाया गया है जिसका नाम है पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल 2021। तो ये पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट्स बिल 2021 लाया गया है इंग्लैंड में, वहाँ के विध्वंसक प्रदर्शन पर को रोकने के लिए या उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए। इसी के विरोध में जनमानस के द्वारा किल द बिल अभियान शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है दंतक परियोजना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो दोस्तों इसका उत्तर है भूटान। अब ये जान लीजिए कि दंतक परियोजना है क्या। तो बेसिकली ये जो परियोजना है दंतक परियोजना, ये 24 अप्रैल 1961 में शुरू की गई थी भूटान में। और ये था किस लिए? तो ये जो भूटान के अग्रणी मोटर योग सड़कों को और आधारिक क्षेत्र के विकास का दायित्व दिया गया था दंतक परियोजना में। मतलब वहाँ जो सड़कें हैं उनको मोटर योग्य बनाने का जिम्मेदारी था दंतक परियोजना में। तो ये ध्यान रखना है कि दंतक परियोजना भूटान में शुरू किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भूटान की सड़कों को मोटर योग्य बनाने का उद्देश्य था इसका, और आधारिक क्षेत्र का विकास करना था। तो इस दंतक परियोजना के थ्रू ये चीज़ें हो रही थी और ये 24 अप्रैल 1961 में शुरू की गई थी। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 140, बी 141, सी 142 और डी 143। तो ये है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वां स्थान दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स या हिंदी में रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है जो गैर सरकारी संस्था है और गैर लाभकारी संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रहा है। किससे? वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रहा है इसमें। अभी का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है ये कुल 180 देशों के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत को 142वां स्थान मिला है। मतलब ये है कि पत्रकारिता की दृष्टि से भारत को खराब वर्गीकृत देशों में रखा गया है। और इसमें सबसे निचला स्थान जो है, सबसे निचला स्थान किसको? 180। तो ये मिला है इरिट्रिया को सबसे निचला स्थान दिया गया है इसमें 180वां स्थान दिया गया है। और पहला स्थान इसमें दिया गया है नॉर्वे को, दूसरा स्थान दिया गया है फिनलैंड को। तो ये चीज़ें आप याद रखिए मुख्यतः इसमें कि फ्रांस की संस्था जो है रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष 2002 से जारी किया जाता है। 180 देशों के लिए इस वर्ष जारी किया गया है, जिसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे निचला स्थान या सबसे खराब स्थिति दिखाई गई है इरिट्रिया की, जिसको 180वां स्थान प्राप्त दिया गया है। और सबसे अच्छी स्थिति नॉर्वे की है, जिसको प्रथम स्थान इसमें दिया गया है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निजी बैंकों में शीर्ष पदों पर कार्यकाल की उच्चतम आयु सीमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? ए 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 70 वर्ष। तो दोस्तों याद रखना है इसमें कि इसमें जो उच्चतम आयु सीमा है वो 70 वर्ष निर्धारित की गई है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब निजी बैंकों में शीर्ष पद पर जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित किया है कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, ये जो हैं ये सामान्य तौर पर 12 वर्ष ही अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं लगातार, और विशेष कंडीशन में ये 15 वर्ष तक हो सकते हैं। अब ये 15 वर्ष या 12 वर्ष के बाद 3 वर्ष का इनकी 3 वर्ष के का गैप रहेगा इनकी पुनर्नियुक्ति के बीच। मतलब 12 वर्ष के सेवा के बाद ये 3 वर्ष के बाद ही पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, या 15 वर्ष की सेवा के बाद 3 वर्ष के बाद ही पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, और अधिकतम 70 वर्ष तक ही उस पर कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? अगला है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की औपचारिक अभिपुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड और डी वियतनाम। तो इसका उत्तर है सिंगापुर। अब ये भी जान लीजिए, ये जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है ये किसके किसके बीच है? ये बेसिकली आसियान के 10 देश, आसियान के 10 देश और उसके बाद 5 अन्य देश हैं जिनमें है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। तो ये जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है ये आसियान के 10 देश और 5 अन्य देशों में, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के बीच संपन्न हुआ है, और इसको औपचारिक रूप से अभिपुष्टि करने वाला पहला देश सिंगापुर है। ये बेसिकली ये 15 देशों का क्षेत्रीय संगठन है, और ये जो देश हैं 15 देश इस समझौते को 1 अप्रैल 2022 से प्रभावित करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। तो हो सकता है 1 अप्रैल 2022 के पहले सारे देश इसकी अभिपुष्टि कर दें। दोस्तों इसमें एक चीज़ और आया है, आसियान के 10 देश। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आसियान के 10 देश कौन कौन हैं। अगर आप याद कर सकें तो याद कर लीजिए, और नहीं तो इसके लिए एक मेरे पास सूत्र है जो शायद मैं अपने तैयारी के दौर में यूज़ करता था। ये है ब्रुक लाम्फी मैथा सीवी। अगर ये वर्ड याद रखेंगे आप, ब्रुकलाम्फी मैथा सीवी, तो आपको आसियान के 10 देशों का नाम याद रहेगा। ब्रुकलाम्फी में ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, आधा से म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्रुकलाम्फी मैथा सीवी वर्ड याद रखते हैं तो 10 देश के नाम याद रहेंगे: ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, था से थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। तो ये आसियान के 10 देश हैं, इनको आपको याद रखना है। कई बार पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल है, आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम व्यवहार, उत्तम विचार, उत्तम आहार, उत्तम आहार, उत्तम विचार, उत्तम आहार, उत्तम जीवन। तो इसका सही उत्तर है उत्तम आहार, उत्तम विचार। अब यह जानिए कि ये है क्या। बेसिकली इसका शुभारंभ जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और ये पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। पोषण के प्रति जागरूकता के सृजन एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य, फल, सब्जी तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित है आहार क्रांति। तो आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तम आहार, उत्तम विचार। याद रखना है किस चीज़ के लिए है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ये भी याद रखना जरूरी है। अगला सवाल है, फोर्ब्स की 2021 की सूची में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? ए एलन मस्क, बी जेफ बेजोस, सी बिल गेट्स और डी बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो दोस्तों इसका उत्तर है जेफ बेजोस। ये लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं। फोर्ब्स की वर्ष 2021 की सूची में भी जेफ बेजोस को प्रथम स्थान दिया गया है, और
भारत में सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है, जिनका वर्ल्ड में 10वां स्थान है। विश्व के अरबपतियों की सूची में वर्ल्ड में 10वां स्थान है विश्व में, और भारत में पहला स्थान है। और पूरे विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर जेफ बेजोस हैं। और जेफ बेजोस हैं कौन? तो अमेजॉन के हेड हैं। ये अमेजॉन के हेड हैं। और ये जो फोर्ब्स की 2021 की सूची है, या फोर्ब्स जो सूची जारी करता है, तो ये फोर्ब्स कहाँ की है? तो एक अमेरिकी पत्रिका है। ये अमेरिकी पत्रिका है जो हर वर्ष विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची जारी करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2021 में जीडीपी में कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो दोस्तों, ए है 8%, बी 10%, सी 11%, डी 9%। उत्तर होगा 11%। दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में इसका अनुमान 8% था, जिसे सुधार कर अप्रैल 2021 के रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक ने इसे 11% कर दिया है। अगला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान आईएमएफ ने कितना प्रतिशत लगाया है? ए 8%, बी 9%, सी 10% और डी 11%। तो ये उत्तर है 8% का। और इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 8% ही अनुमान लगाया था 2020-21 के लिए, जो अभी भी उसने उतना ही लगाया है 8% का। तो आप इसमें एक दो चीज़ें और जान लीजिए कि आईएमएफ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। और आईएमएफ की जो स्थापना है वो 1944, आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। अभी टोटल इसके 186 सदस्य देश हैं आईएमएफ के। ठीक है, तो साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें याद रखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में बार बार। तो आज हम यहीं अंत करते हैं इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम जून प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। और तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और फिर दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक आप रेगुलर चैनल को वॉच करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जाते जाते मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले समय में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए दोस्तों, तब तक हम विराम लेते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।